सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो भाई लोग, आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। जो अपना कैप्टन ज़राकी है ना वो अपनी ट्रू पोटेंशियल पे आज लड़ने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो मेरी ये तुम लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी कि जो आज का एपिसोड है ना तुम लोग पूरा देखना, बहुत ज़्यादा तुमको मज़ा आएगा। तो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोगों से स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी रूकिया दिखाई जाती है, और जो रूकिया थी ना उसे ये समझ में आ गया था कि जो रेंजी है ना उसका स्पिरिचुअल प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अपनी जो रूकिया ने उसको ये समझ में आ गया था कि रेंजी ना निपटने वाला है या तो वो डेथ के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो वो रेंजी के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है उस मोमेंट पर। उसी टाइम पर जो अपनी रूकिया रहती है ना उसके सामने आ जाता है कैप्टन गीन। कैप्टन गीन को देख के वो शॉक हो जाती है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, और यहाँ पर अपना गीन इचिमारू आया है तो वो अपनी प्रथा चालू रखेगा पागलों के जैसे हंसने वाली। तो यहाँ पर भी आके वो पागलों के जैसे हंसने लग जाता है और अपनी डेविल स्माइल बांटता रहता है। अब इसके बाद हमें रूकिया और कैप्टन गीन की फर्स्ट मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर जब रूकिया ने पहली बार कैप्टन गीन को देखा था ना कि ये इंसान नहीं एक सांप है, और ये सांप किसी को भी कभी भी डस सकता है, इसके लिए कोई सगा नहीं है, इसके लिए कोई पराया नहीं है, ये सबको इक्वली ट्रीट करता है और ये अपने फ़ायदे के लिए जीता है। अब अपनी रूकिया कैप्टन गीन इचिमारू से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो एग्जीक्यूशन एरिया के पास होना चाहिए। तभी जो गीन इचिमारू रहता है ना वो बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो तुम्हारे प्यारे दोस्त रेंजी की चिंता करनी चाहिए, उसकी जान काफ़ी ज़्यादा खतरे में अभी, अगर उसका जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएगा, मुझे लगता है अभी 5-10 मिनट के अंदर वो निपट जाएगा। सो ये बात सुन के जो अपनी रूकिया रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि रेंजी की जान सच में खतरे में है। तभी कैप्टन गीन बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और रेंजी को भी बचा सकता हूँ। सो ये चीज़ सुन के जो अपनी रूकिया रहती है ना उसके मन के अंदर एक होप आती है कि भाई ये मेरी मदद कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना वो हंसने लग जाता है पागलों के जैसे और बोलता है कि तुम्हें मेरे पे बिलीव हो गया था, तुम तो कितनी ज़्यादा फनी हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी सच में मदद करूंगा। ओ कम ऑन रूकिया, तुम्हें क्या सच में लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें होप देना चाहता था और फिर उसे तोड़ने वाला था, और फिर मैं तुम्हारा ये चेहरा देख के और ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने वाला था, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मुझे अभी मिल रही है ना वो तो अनबिलीवेबल है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना वो और पागलों के जैसे हंसने लग जाता है। ये सब सुन के जो अपनी रूकिया रहती है ना वो बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा बुरे इंसान हो, तुम्हें किसी के इमोशन की कदर नहीं है, और रूकिया काफ़ी ज़्यादा तेज चिल्ला के रोने लग जाती वहीं पर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से हमारे ज़राकी को दिखाया जाता है जो कि दोनों कैप्टन्स के साथ फाइट कर रहा था, और उससे फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फाइट में जो अपना ज़राकी था ना वो इन दोनों कैप्टन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तो जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना वो ज़राकी से डिस्टेंस बनाता है और ज़राकी को बोलता है कि तुम हम सब में से एक एक्सेप्शन केस हो ज़राकी, जहाँ सारे कैप्टन अपनी ज़ेम्पाटो के ऊपर डिपेंड रहते हैं फाइट में, वहाँ तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड रहते हो, और तुम अकेले ऐसे कैप्टन हो जिसे ना अपनी ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म आता है ना सेकंड फॉर्म आता है। ये सब सुन के जो अपना ज़राकी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए और कोई चीज़ नहीं है, तुम्हें लड़ाई पे फोकस करना चाहिए, अभी हमारी फाइट चल रही है, मुझे फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो मेरा मज़ा स्पॉइल मत करो तुम। लेकिन जो अपना कैप्टन तोशन है ना वो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है। तोशन बोलता है एक टीम का कैप्टन बनने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि तुम कैप्टन यामा के जो एग्ज़ाम है ना उसको पास कर जाओ। दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें 6 कैप्टनों से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो तुम्हें अप्रूव कर देते तो तुम कैप्टन बन जाओगे। और तीसरा तरीका, कोई अनोन बंदा आता है और एक कैप्टन को चैलेंज करता है और उसे उसी के स्क्वाड के सामने अगर वो हरा देता है तो वो कैप्टन बन जाता है। और तुमने यही तरीका चुना था, लेकिन तुमसे एक गलती हुई थी, तुमने उस कैप्टन की जान ले ली थी, और मैं इसी चीज़ की तुम्हें सज़ा देने वाला हूँ, क्योंकि ये काम करके तुमने तुम्हारी मौत को बुलावा दिया था। उस समय तो तुम्हें किसी ने सज़ा नहीं दी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें उस गलती की सज़ा देने वाला हूँ ज़राकी। ये सब सुन के जो अपना ज़राकी है ना वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है फाइट के लिए। ज़राकी बोलता है कि तुम बकवास करना बंद करो, आओ मुझसे फाइट करो। अब जो अपना कैप्टन तोशन है ना वो अपनी ज़ेम्पाटो का सेकंड फॉर्म रिलीज कर देता है, यानी कि बंकाई। उसकी जो स्वॉर्ड है ना वो एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसके आजू बाजू बहुत सारी मल्टीपल रिंग आ जाती है। वो जो रिंग थी ना वो आसपास की जितनी भी लाइट थी ना उसको एब्जॉर्ब करने लग जाती है, और जैसे ही वो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद वो जो एरिया है वो एक काले कलर के स्पीयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कैप्टन तोशन और कैप्टन ज़राकी को एक काले कलर का जो स्पीयर रहता है ना वो चारों तरफ से घेर लेता है और इस एरिया को पूरा कवर कर लेता है। अब ये जो स्पीयर है ना इसकी खासियत ये है कि जो अपोनेंट रहेगा ना वो इसके अंदर ना तो कुछ देख सकता है ना तो कुछ सुन सकता है, और ये चीज़ ज़राकी को भी पता थी। तो ज़राकी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि वो अपने अपोनेंट को हराएगा कैसे और उसके ऊपर अटैक कैसे करेगा।
अब जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना, वो ज़राकी के ऊपर कंटिन्यूस अटैक करने लग जाता है और ज़राकी की जो बॉडी है ना उसके ऊपर बहुत भारी कट्स मार देता है, जिसकी वजह से ज़राकी का बहुत सारा खून बहाने लग जाता है। ज़राकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तोशन के अटैक आ कहाँ से रहे, क्योंकि उसको ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ दिख रहा था। ज़राकी अपने मन में प्लानिंग करने लग जाता है कि वो मारे तो मारे कैसे तोशन को। जो तोशन रहता है ना दूसरी तरफ, वो कंटिन्यूस ज़राकी के ऊपर अटैक करने लग जाता है, उसकी बॉडी काटने लग जाता है, उसके हाथ पैर बहुत ब्रूटल कट्स मारता है ज़राकी के ऊपर। लेकिन अब ज़राकी को धीरे धीरे समझ में आ रहा था तोशन का फाइटिंग पैटर्न, और वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि तोशन अटैक किस तरीके में कर रहा है। तो ज़राकी उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करता है और उसकी तरीके में फाइट करने की कोशिश करता है। जब अपना कैप्टन तोशन अपने अगले मूव के लिए जा रहा होता है ना, तो ज़राकी अपनी स्पीड का यूज़ करता है, उस मूव को प्रेडिक्ट करके वहाँ से बच जाता है। ये चीज़ को देख के जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है कि ज़राकी सुन नहीं सकता, ज़राकी देख नहीं सकता मुझे, तो उसने अटैक डॉच किया तो किया कैसे। उसे लगता है कि एक फ्लूक होगा, तो वो एक और बार अटैक करने जाता है अपने ज़राकी के ऊपर, लेकिन जो ज़राकी रहता है ना, वो इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है। और दूसरी तरफ जो स्पीयर है ना, उसके बाहर चल रही थी अपनी हिसागी और चीका की फाइट, जहाँ पर जो हिसागी है ना, उसने चीका को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। वो मुस्कुराने लग जाता है। फिर चीका बोलता है, हमारा जो स्क्वाड है यानी कि स्क्वाड 11, उसे फाइटिंग मैडमैन्स का स्क्वाड कहा जाता है। हम जो लोग हैं ना, वो हमारी ट्रू पोटेंशियल यानी कि हमारी रॉ पावर है ना, उसके ऊपर रिलाई करते हैं। हमारे स्क्वाड का एक रूल है कि हम फाइट में हमारी ज़ैम्पाटो का यूज़ नहीं करते, हम हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, उसके ऊपर रिलाई करते हैं। और ये रूल हमने कैप्टन ज़राकी को रिस्पेक्ट देते हुए बनाया, क्योंकि जो हमारे कैप्टन है ना, वो अपनी ज़ैम्पाटो का यूज़ नहीं करते, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अपनी फाइटें लड़ते हैं। इसीलिए हमने उनको रिस्पेक्ट देते हुए ये रूल बनाया है, जिसमें हम भी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं। लेकिन अब जब कैप्टन ज़राकी मुझे देख नहीं सकते, तो मैं मेरी ज़ैम्पाटो को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और इतना ही बोलने के साथ जो अपना चीका रहता है ना, वो अपनी ज़ैम्पाटो को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद हमें ब्लैक स्पीयर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ज़राकी उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट किस तरीके से कर रहा है, और अपने भाई को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, उसने ज़राकी के ऊपर एक हिट नहीं मारा था बहुत टाइम से। दूसरी तरफ जो अपना ज़राकी रहता है ना, वो फाइट से काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था, और उसके मन में एक ख्याल चल रहा था कि वो उसे बच रहा है, वो अटैक नहीं कर पा रहा है कैप्टन तोशन के ऊपर। तो उसके मन में एक प्लान आता है, और वो सोचता है कि इस बार जो तोशन का अटैक है ना, मैं उसे डॉच नहीं करूँगा, वो अटैक मैं अपनी बॉडी के अंदर ले लूँगा। अब जो अपना कैप्टन तोशन रहता है ना, वो अपने एक पावरफुल मूव के साथ ज़राकी के ऊपर अटैक कर देता है, और अपनी जो ज़ैम्पाटो है ना, वो ज़राकी के आर पार कर देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो अटैक है ना, वो ज़राकी ने खुद से अपने ऊपर लिया है। जब कैप्टन तोशन अपनी जो स्वॉर्ड है वो ज़राकी के अंदर से निकाल रहा होता है ना, तो ज़राकी के जो मसल रहते हैं वो स्वॉर्ड को स्क्वीज करके अपने अंदर दबा लेते हैं, और ज़राकी कैप्टन तोशन को उसी मोमेंट पे पकड़ लेता है। और जैसे ही कैप्टन तोशन ज़राकी के हाथ में आता है, फिर भाई ज़राकी छोड़ता नहीं है, फिर ज़राकी कुत्ता बना देता है कैप्टन तोशन का, जो ब्रूटली उसके ऊपर कट मारता है, उसकी ऐसी तैसी करता है। भाई अनबिलीवेबल थी। प्योर कुत्ता बना के मारने की जो डेफिनेशन होती है ना, वो हुआ है अभी कैप्टन तोशन के साथ। अब इतनी बुरी तरीके से कुत्ता बनने के बाद जो कैप्टन तोशन है ना, उसकी पावर भी कम हो जाती है, और जिस कारण जो उसका ब्लैक स्पीयर है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जो अपना कैप्टन ज़राकी है ना, वो ये फाइट जीत चुका था, तो अब कैप्टन ज़राकी पूरी तरीके से कैप्टन तोशन को फिनिश करने जा रहा होता है। तो अपना कैप्टन ज़राकी रहता है ना, अपने फाइनल अटैक के साथ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जो कैप्टन कोमामुरा है ना, वो बीच में आ जाता है और अपने जो कैप्टन तोशन है ना, उसको बचा लेता है। लेकिन अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से जो कैप्टन कोमामुरा है ना, उसका जो हेलमेट है वो गिर जाता है, और हमें जो कैप्टन कोमामुरा है ना, उसका रियल फेस दिखता है। इसका जो फेस है वो एक हाइब्रिड बंदे से रिलेटेड है, एक एनिमल और ह्यूमन के हाइब्रिड फॉर्म से। तुम इसे फॉक्स का फेस बोल सकते हो या एक वुल्फ का फेस बोल सकते हो। अब कैप्टन कोमामुरा के फेस को देख के जो अपना ज़राकी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि लोग मुझे मॉन्स्टर बोलते, लेकिन असलियत में तो मॉन्स्टर तुम हो। तो ये चीज़ सुन के जो कैप्टन कोमामुरा है ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी बंकाई है ना, उसे रिलीज़ कर देते। बंकाई रिलीज़ होने के बाद जो उनके पीछे है ना, एक जाइंट टाइप का जो समुराई है ना, वो अपीयर हो जाता है, जिसको देख के जो ज़राकी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि अब आएगा फाइट में रियल मज़ा। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारी रुकिया दिखाई जाती है, जिसको एग्जीक्यूशन एरिया के पास लेकर आ गए होते। सो जो अपना हेड कैप्टन यामा होता है ना, वो रुकिया से बोलता है कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है। तो जो रुकिया रहती है ना, वो बोलती है कि मेरे एग्जीक्यूशन के बाद जो मेरे दोस्त लोग आए हैं ना यहाँ पर मुझे बचाने, उन लोगों को आप सेफली छोड़ दीजिएगा, उन्हें पनिशमेंट मत दीजिएगा। तो जो अपना हेड कैप्टन यामा रहता है ना, वो इस बात को थोड़ी देर सोचता है, और फिर वो उससे रिप्लाई देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। लेकिन भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि ये बुढ़ा छोड़ेगा। दद्दू कुछ खुराफाती प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। ये चीज़ रुकिया को भी समझ में आ जाती है कि ये जो ओल्ड यामा है ना,
ये इतनी जल्दी इसकी बात पे एग्री कर गया है तो ये इसके दोस्त लोगों को छोड़ने नहीं वाला है। तो ये बात सोच के जो अपनी रुकिया रहती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। अब जो रुकिया का एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अब तुम लोग ये जो शिनगामीज़ को देख रहे हो ना, ये लोग एक स्पेल परफॉर्म करते हैं जिसकी मदद से ना जो सोक्योक्कू है ना उसकी जो सील है वो टूट जाती है और सोक्योक्कू रेडी हो जाती है रुकिया के एग्जीक्यूशन के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कैप्टन उतिताके को दिखाया जाता है। वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए थे रुकिया को बचाने के लिए। उनके एक हाथ में थी उनकी शील्ड और दूसरे हाथ में थी उनकी ज़ेम्पाटो, और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते कि हमें रुकिया को बचाना होगा। इसके बाद हमें इचिगो के दोस्त लोगों का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अपने चैड, ओरेहिमे और अपना ओरियो। तो ये लोग मतलब रुकिया के एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इनको समझ में आ जाता है कि रुकिया का जो एग्जीक्यूशन है ना वो स्टार्ट हो गया और ये लोग टाइम पे वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। तो यही सोच के जो ये लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। तभी जो अपनी याचिरू रहती है ना वो बोलती है हम में से किसी को वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा इचिगो की हेल्प के लिए, क्योंकि मुझे पता है इचिगो वहाँ पर जरूर आएगा अपनी दोस्त रुकिया को बचाने के लिए, और मुझे लगता है मेरा जाना सबसे ज़्यादा सही रहेगा वहाँ पर, क्योंकि मैं इचिगो को एक बैकअप दे सकती हूँ और उसकी मदद कर सकती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे कैप्टन और लेफ्टिनेंट होंगे और इचिगो उन सबको अकेले संभाल नहीं पाएगा। इचिगो ज़राकी का काफ़ी अच्छा दोस्त है, इस कारण वो मेरा भी दोस्त है और मुझे उसकी मदद करनी होगी, इसीलिए मैं उसके पास उसकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। इतने ही बोलने के बाद जो अपनी याचिरू रहती है ना वो सडनली वो एग्जीक्यूशन एरिया है ना वहाँ की तरफ निकल जाती है। अब हमें वापस से एग्जीक्यूशन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी सोक्योक्कू थी ना वो अपने फुल पोटेंशियल पे आ गई थी। वो एक फायर फिनिक्स का फॉर्म ले लेती है और भाई वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। भाई लोग ये 1000 ज़ेम्पाटो की पावर की है तो भाई लाजमी है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी। अब अपनी डेथ को इतना ज़्यादा करीब देख के जो अपनी रुकिया रहती है ना उसको उसकी जो पास्ट मेमोरीज है वो याद आती है, उसके दोस्त लोगों के साथ बिताए हुए मोमेंट, उसकी फैमिली के साथ बिताए हुए मोमेंट। तो वो सब याद करके जो अपनी रुकिया रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि मेरा कोई भी दोस्त मुझे यहाँ पर बचाने नहीं आना चाहिए, वरना ये सारे जो कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स हैं ना ये मिलकर उन सबको मार देंगे और मेरे दोस्त लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इन लोगों का सामना कर सके। तो प्लीज़ गॉड इन लोगों को मेरे पास मत भेजिएगा। अब ये जो फायर फिनिक्स बर्ड रहती है ना ये अपने फर्स्ट अटैक के लिए जाती है रुकिया के ऊपर, लेकिन आधे रास्ते में ही जो इसका अटैक रहता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, जिसको देख के जो सारे लेफ्टिनेंट्स और कैप्टन रहते हैं ना वो सब शॉक हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या आ गई इसके रास्ते में जो ये चीज़ ब्लॉक हो गई। और जब हमें पता चलता है किस चीज़ की वजह से ये फायर फिनिक्स बर्ड होल्ड हुई है, वो है अपना हीरो यानी कि अपना इचिगो भाई। अपने भाई की एंट्री हो गई यहाँ पर और भाई ने जो हीरोइक एंट्री लिया मज़ा आ गया भाई मेरे को। तो इचिगो को देख के जो अपनी रुकिया रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो चिल्लाते हुए इचिगो के ऊपर बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने क्यों आए हो, मुझे मर जान दो, तुम अपनी जान बचाओ, तुम इस फायर फिनिक्स को रोक नहीं सकते इचिगो। दूसरी तरफ जो सारे के सारे कैप्टन थे ना वो एकदम शॉक में चले गए थे कि ये बंदा अकेले ये फायर फिनिक्स बर्ड को रोक कैसे पा रहा है, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है क्या जो ये फायर फिनिक्स बर्ड को रोक ले रहा है। सारे कैप्टन के मुंह पे 12 बज गए थे कि भाई ये हो क्या रहा है, लेकिन जो अपने कैप्टन क्योराकू थे ना उनका जो रिएक्शन था वो एक रिलीफ वाला था, क्योंकि वो भी उस सपोर्ट में थे कि रुकिया का जो एग्जीक्यूशन है ना उसे रुक जाना चाहिए। अब इसके बाद जो अपना फायर फिनिक्स बर्ड रहता है ना वो अपने सेकंड अटैक के लिए जा रहा होता, और ये वाला जो अटैक है ना वो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। सो भाई जब ये अटैक करने जा ही रहा होता है ना तभी अपना कैप्टन उतिताके आ जाता है और वो अपनी पावर्स की मदद से वो जो बर्ड है ना उसको एक जगह होल्ड कर देता है। ये देख के जो कैप्टन क्योराकू रहता है ना वो भी अपनी पावर का यूज़ करता है और इस बर्ड को पकड़ लेता है, और फिर ये दोनों कैप्टन मिलकर अपनी फुल पावर का यूज़ करते हैं और वो जो फायर फिनिक्स बर्ड रहता है ना उसकी सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद जो अपना इचिगो रहता है ना वो रुकिया के जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आ जाता है और जो अपनी ज़ेम्पाटो है ना उसे फुल स्पीड के साथ स्विंग कराना चालू कर देता है। दूसरी तरफ रुकिया को कोई उम्मीद नहीं थी कि इचिगो जो है ना ये प्लेटफॉर्म तोड़ पाएगा। उसको लग रहा था कि इचिगो फालतू का ट्राई कर रहा है और ये कैप्टनों से मरवा जाएगा। तो वो इचिगो को बोलती है ये सब चीज़ें छोड़ो और तुम अपनी जान बचाने का सोचो, मेरा एग्जीक्यूशन तो होने ही वाला है। लेकिन जो अपना इचिगो रहता है ना वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है और भाई उसका सिर्फ फोकस था ये प्लेटफॉर्म तोड़ने में, और भाई फिर वो अपनी ज़ेम्पाटो लेता है फुल पावर के साथ, उसे घोप देता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और भाई एक बार में ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जो अपना इचिगो रहता है ना वो फाइनली रुकिया को रेस्क्यू करवा ही लेता है। ये सब देख के जो अपनी रुकिया रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जो उसके दोस्त है ना उसका किया हुआ वादा वो निभा लिया उसने सच में इस रुकिया को बचा लिया है। लेकिन रुकिया के मन में एक और बात ये चल रही होती है कि जो इचिगो ने काम किया है ना ये बर्ड को डिस्ट्रॉय करना, ये प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय करना और रूल्स के खिलाफ जाना, इसकी वजह से जो उन लोगों के भागने के सारे रूट्स हैं ना वो बंद हो चुके हैं और ये जो कैप्टन्स लोग हैं ना ये सब उनकी वाट लगाने वाले हैं। तभी यहाँ पर अपना रेंजी भाई आ जाता है और रेंजी भाई पूरी तरीके से ठीक हो चुका है
तो जो अपना रेंजी रहता है ना, वो आइट साइड वाले जो कमज़ोर ल्यूटिनेंट्स होते हैं ना, उन सारे लोगों को निपटा देता है। तो ये सब देख के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो रुकिया को लॉन्च कर देता है रेंजी के ऊपर, और रुकिया जाके सीधे गिरती है रेंजी के ऊपर। फिर इचिगो चिल्ला के बोलता है रेंजी को कि रुकिया को यहाँ से लो और सीधे भाग जाओ, बाकी मैं इन सारे ल्यूटिनेंट्स और कैप्टन्स को संभाल लूँगा। अब जो अपना रेंजी रहता है ना, वो सीधे रुकिया को पकड़ता है और यहाँ से भाग जाता है, और जो बाकी ल्यूटिनेंट्स रहते हैं ना, वो इनका पीछा करने की कोशिश करते, लेकिन इन लल्लू लालों को क्या पता था यहाँ पर इचिगो भी है। इचिगो इनके सामने सीधे आ जाता है और एकदम हीरोइक स्टाइल में एंट्री लेने के बाद इन लोगों को वार्न करता है कि उनके पीछे क्या जा रहे हो, दम है तो मेरे से लड़ो। और फिर इचिगो एक एक स्लैश में इन सारे लोगों को निपटा देता है। लेकिन तभी इचिगो के ऊपर एक सडन अटैक होता है, जो कि किया था अपने कैप्टन कुचिकी ने। लेकिन जो इचिगो रहता है ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि वो उस अटैक को ब्लॉक कर सकता था। तभी जो अपना इचिगो रहता है ना, वो उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हारे सारे अटैक देख सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हूँ और मैं तुम्हें हरा भी सकता हूँ। तो तैयार हो जाओ कैप्टन कुचिकी, तुम्हें मैं निपटाने वाला हूँ। अब ये सब सुन के जो कैप्टन कुचिकी है ना, उसके जो रिएक्शन रहते हैं वो एकदम सीरियस हो जाते हैं, और वो सीरियसली इचिगो के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इचिगो भाई, ये जो बात कही तुमने कि तुम पूरी तरीके से निपटाने वाले हो कैप्टन कुचिकी को, ये बात कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई? हाँ, मैं ये जानता हूँ कि इचिगो ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करी है और वो कैप्टन कुचिकी को हरा सकता है, लेकिन निपटाने वाली बात भाई इचिगो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तू और कुछ भी बोल सकता था इचिगो। सो इसी के साथ ये जो एपिसोड है ना, उसका हो जाता है डी एंड। सो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इचिगो और कैप्टन कुचिकी की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कैप्टन कुचिकी थे ना, उनके अटैक को इचिगो ने ब्लॉक कर लिया था। फिर जो अपना इचिगो रहता है ना, वो कैप्टन कुचिकी को बोलता है कि मैंने बहुत ट्रेनिंग करी इस मौके के लिए, मैं आपको हरा के दिखाऊंगा इस बार मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो ये सब सुन के जो अपने कैप्टन कुचिकी है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो इचिगो को बोलते कि तुम इतने ज़्यादा डेस्परेटली रुकिया को क्यों बचाना चाहते हो, वो तो एक क्रिमिनल है और तुम एक क्रिमिनल की हेल्प कर रहे हो। इचिगो बोलता है वो क्रिमिनल होंगी आपके लिए, मेरे लिए नहीं। वो मेरी एक अच्छी दोस्त है और मैं मेरी दोस्त के लिए कभी भी खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। मैं उसकी मदद करूंगा और उसके लिए जान भी देने के लिए रेडी रहूंगा। और मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मैं रुकिया को कम जानता हूँ, तब भी मैं उसका दोस्त बना और उसकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो उसके सगे भाई हो, तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसकी जान क्यों नहीं बचा रहे हो। तो ये सब सुन के जो अपना कैप्टन कुचिकी है ना, वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। अब अपना कैप्टन कुचिकी अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर देता है, जिसको देख के जो अपना इचिगो रहता है ना, वो भी अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है। दोनों का स्पिरिचुअल प्रेशर जैसे ही टकराता है ना, तो दोनों एकदम पीछे ढकने लग जाते हैं। दोनों के बीच में जब एक डिस्टेंस बन जाता है ना, तो जो अपना कैप्टन कुचिकी रहता है, वो इचिगो को बोलता है पहले तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें छोड़ देने वाला था, लेकिन तुम्हारे ये जो क्राइम की वजह से अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा, और फिर मैं रुकिया को खुद से पकड़ूंगा और उसे खुद से एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए रूल्स से बड़ा कुछ नहीं है। तभी इचिगो बोलता है कि मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ और मुझे मार के दिखाओ, और फिर अगर तुमने मुझे मार लिया तब तुम रुकिया तक पहुंचोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पर मार पाओगे, मैं तुम्हारे जितना ताकतवर हूँ। तो आ जाओ कैप्टन कुचिकी, हो जाए दो दो हाथ। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रुकिया और जो अपना रेंजी है ना, वो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो अपनी रुकिया रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। इचिगो की फाइट कैप्टन कुचिकी के साथ चल रही थी, रेंजी इतनी बुरी हालत में था और उसके बाकी दोस्तों के बारे में उसको पता नहीं था। तो ये सब सोच के जो अपनी रुकिया रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। लेकिन रेंजी जो रहता है ना, वो उसकी टेंशन देखता है और उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो रुकिया, हम तुम्हें बचा के रखेंगे, तुम बस अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास रखो, हम तुम्हें पक्का बचा लेंगे। तभी जो रुकिया रहती है ना, वो रेंजी को बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगी, लेकिन तुम्हें इचिगो की मदद करनी चाहिए जाके, वो कैप्टन कुचिकी को नहीं संभाल सकता, मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रेंजी बोलता है कि इचिगो कोई नॉर्मल बंदा नहीं, उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है, उसके पास अब उसकी बंकाई भी है, तो वो हरा सकता है कैप्टन कुचिकी को, बस तुम उसके ऊपर भरोसा रखो। तो ये बात सुन के जो रुकिया है ना, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन अभी भी उसके मन में टेंशन थी कि भाई वो सच में मेरे भाई को हरा पाएंगा कि नहीं। अब हमें वापस से एग्जीक्यूशन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कैप्टन उतिताके के सबॉर्डिनेट्स रहते हैं ना, तो वो उन जो गिरे हुए शिनिगामी हैं जिनको रेंजी ने निपटा दिया था, उनकी हेल्प करने जा रहे होते, लेकिन जो कैप्टन सोई रहती है ना, वो उनके रास्ते के बीच में आ जाती है और कैप्टन उतिताके के जो सबॉर्डिनेट्स हैं ना, उनको निपटा देती है। अब ये सब देख के जो कैप्टन उतिताके ना, वो सीरियस हो जाते हैं और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उनके सामने तभी हेड कैप्टन यामा आ जाते हैं। अब हेड कैप्टन यामा बोलते, मैं तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ, जो तुमने सोक्युको के साथ किया और जो तुमने फायर फिनिक्स बर्ड को डिस्ट्रॉय किया और रुकिया का एग्जीक्यूशन दिखाया, वो सब रूल्स के खिलाफ था, और रूल्स के खिलाफ जाने की सिर्फ एक ही सज़ा होती है, वो है पनिशमेंट, और वो पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा खुद से।
तो ये बात सुन के जो कैप्टन क्यूराकू और जो ओती ताके है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते और उनकी फड़े आती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन है और ये दोनों उनका सामना अकेले नहीं कर सकते। तो जो कैप्टन क्यूराकू रहते हैं ना वो पीछे से ओती ताके को पकड़ते और ये भाई हील टॉप से भाग जाते। ये दोनों कैप्टन्स के पीछे जो अपनी ननाओ रहती है ना वो भी रहती है और इनके साथ भाग रही होती है। ननाओ तब कैप्टन क्यूराकू से पूछती है कि कैप्टन सोएफोन को कौन संभालेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और वो भी रूल्स की काफ़ी ज़्यादा पक्की है, तो ये लाजमी है कि वो भी हम पे अटैक करेंगी, तो हम दो कैप्टन्स का सामना नहीं कर सकते और उनमें से एक हेड कैप्टन यामा भी है। तो जो अपना क्यूराकू रहता है ना वो उसे बोलता है कि तुम सोएफोन की चिंता मत करो, उसके लिए मैंने मेरा एक पुराना दोस्त बुला लिया, वो उसको संभाल लेगा और अभी के लिए हमारा जो फोकस होना चाहिए ना वो हेड कैप्टन के ऊपर होना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिजन एरिया के ऊपर जो अपनी कैप्टन सोएफोन रहती है ना वो सब ऑर्डिनेट्स की भयंकर बुरी तरीके से बैंड बजा रही होती है, वो उनको पैर से कुचल रही होती है। तभी यहाँ पर अपनी योरोइची की एंट्री हो जाती है फुल स्पीड में। योरोइची उसको घसीटती है और भाई उसका गला पकड़ के उसको हील टॉप से कुदवा देती है। इसको देख के ना जो अपनी कैप्टन सोएफोन रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि योरोइची यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद हमें कैप्टन उनुहाना को दिखाया जाता है और वो एक अजीब से क्रिएचर के ऊपर बैठ के स्क्वाड 4 की तरफ जा रही होती है। तो जो उनुहाना रहती है ना उनके साथ उनकी वो सबऑर्डिनेट्स रहती है जिसका नाम था हिसाने। हिसाने को होश आ जाता है और वो उनुहाना से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैप्टन क्यूराकू और कैप्टन उतिता के हेड कैप्टन यामा के खिलाफ चले गए और एक नॉर्मल लड़का इटरुकिया को बचा रहा है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने ल्यूटिनेंट्स को बड़े आराम से हरा दिया। तभी उनुहाना बोलती है कि तुम इन सब चीज़ों की ज़्यादा चिंता मत करो, जब हम स्क्वाड 4 में चल जाएंगे ना तब हमारा प्लान बनाएंगे और मुझे लग रहा है कि सोल सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लेकिन तुम इन सब चीज़ों की चिंता मत करो। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, तो वो जो लड़का था ना उसने तुम्हारे दोस्तों को बहुत ब्रूटली हर्ट नहीं कर, वो सिर्फ तुम्हें अटैक करके बेहोश करना चाहता था, उसका इंटेंशन तुम्हें मारने का कभी नहीं था। अब जो अपने कैप्टन उनुहाना है ना और उसकी वो हिसागी वो लोग स्क्वाड 4 के एरिया में लैंड हो जाते हैं और फिर वो जो क्रिएचर है ना वो कन्वर्ट हो जाता है अपनी उनुहाना की ज़ैम्पाटो में। अब यहाँ से जो अपनी उनुहाना रहती है ना वो चली जाती है कुछ सर्च करने के लिए, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि सोल सोसाइटी के अंदर कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। फिर हमें कैप्टन उतिताके और कैप्टन क्यूराकू को दिखाया जाता है जो कि मतलब एक खंडर सी जगह के ऊपर आ गए थे और वो दोनों रिलीव कर रहे थे कि भाई हम लोग बच गए। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है भाई अपने हेड कैप्टन यामा की और वो वहीं पर वेट कर रहा था इन लोगों का। तो भाई बंदे की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, दद्दू तो भाई टॉप क्लास निकले यार। अब जो अपना हेड कैप्टन यामा रहता है ना वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ कर देता है। जो कैप्टन क्यूराकू और उतिताके रहते हैं ना वो तो स्पिरिचुअल प्रेशर को हैंडल कर सकते थे, लेकिन जो अपनी ननाओ रहती है ना वो कमज़ोर पड़ जाती है स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने। तो जो अपना कैप्टन क्यूराकू रहता है ना वो उसको कवर कर लेता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ननाओ को ये बात समझ में आ गई थी कि जो उसका कैप्टन है ना वो आज बहुत बुरी तरीके से पिटवाने वाला है, क्योंकि जो हेड कैप्टन यामा है ना वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शिनिगामीज में से एक है और अगर उनने किसी का कुत्ता बनाने की ठान ली है तो वो बना के रहेंगे। अब जो अपना कैप्टन क्यूराकू रहता है ना वो ननाओ को एक फ्री स्पेस पे लेकर आ जाता है और ननाओ को वहाँ पर छोड़ देता है और बोलता है कि तुम इस फाइट से दूर रहना और मुझे बस फाइट करने देना। इसके बाद जो अपना कैप्टन क्यूराकू है ना वो वापस से फाइट वाली प्लेस पे आ जाता है। तभी जो अपना हेड कैप्टन यामा रहता है ना वो उन दोनों की तरफ देखता है और उन्हें बोलता है कि तुम दोनों हमेशा से मेरे फेवरेट स्टूडेंट रहे हो, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई है, लेकिन तुम लोग हर बार छोटे छोटे रूल्स तोड़ते थे जिसको मैं इग्नोर कर देता था। लेकिन आज तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। बचपन में जो तुम्हारी गलतियाँ थी ना उसे माफ़ किया जा सकता था, लेकिन आज की जो तुम्हारी गलती है ना उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। तभी जो कैप्टन क्यूराकू है ना वो बोलता है कि हम लोग आपके अगेंस्ट नहीं है हेड कैप्टन, हम लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते, बस हमारा गोल ये है कि हमें रुकिया को बचाना है, इसके अलावा हमारा और कोई इंटेंशन नहीं था ये करने का। सो ये सुन के जो हेड कैप्टन यामा रहते हैं ना वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उनसे बोलते कि क्या रूल्स तुमसे बड़े हैं, रूल्स रुकिया से भी ज़्यादा बड़े हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी रूल तोड़ दोगे, मैं ये सब होने नहीं दूंगा। माना कि तुम मेरे बच्चों समान हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता हूँ कि तुम सोल सोसाइटी के रूल्स तोड़ सको, और अब मैं सज़ा तुम्हें अपने हाथों से देने वाला हूँ। अब ये सब सुन के जो अपने दद्दू रहते हैं उनको आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, और जो अपने दद्दू रहते हैं ना वो अपनी स्टिक उठाते, उसके ऊपर की जो सील रहती है उसको हटाते, और सील हटने के बाद ना भाई वो बन जाती है उनकी ज़ैम्पाटो। और अब जो अपना दद्दू रहता है ना वो करता है अपना तगड़ा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज, जो भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा था। और भाई ये अपने ऊपर के कपड़े भी उतार रहा है यार, ये ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है अब दद्दू, लेकिन भाई बॉडी तो अच्छी बनाई है दद्दू ने। अब अपना हेड कैप्टन यामा इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था जिस वजह से जो कैप्टन क्यूराकू और उतिताके ना उनको ना चाहते हुए अपने हेड कैप्टन से फाइट करनी होंगी।
सो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे हेड कैप्टन यामा दिखाए जाते हैं, जिन्होंने अपना जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना वो पूरी तरीके से स्प्रेड कर दिया था। उन्होंने उनकी जो ज़ेम्पाटो है ना उसका फर्स्ट फॉर्म भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ से बहुत ज़्यादा फ्लेम निकलने लग गई थी। ये सब देख के ये दोनों कैप्टन थे ना, इन लोगों की फटके चार हो गई थी। भाई अगर ये बंदा फुल फ्लो में आ गया ना तो ये हमारा कुत्ता बना देगा, और इसके पास इतनी पावर है कि ये अकेले सोल सोसाइटी डिस्ट्रॉय कर दे। यही चीज़ को सोच के ये दोनों जो कैप्टन है ना, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और ये अपनी ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देते, यानी कि शिकाई। इन दोनों की जब शिकाई लॉन्च हो जाती है ना, तो इन दोनों के हाथ में दो स्वॉर्ड आ जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही जो है ना कैप्टन, ये दो स्वॉर्ड के साथ फाइट करते हैं। अब हेड कैप्टन यामा और ये दोनों कैप्टनों के बीच में एक फाइट चालू हो जाती है और एक तगड़ा धमाका होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़राकी को दिखाया जाता है, जो कि भाई बड़ी टेंशन में बैठा था। भाई को समझ में नहीं आ रहा था भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वीक था और समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए किधर। अपना ज़राकी वहीं पर पालकी मार के बैठ जाता है। तभी ज़राकी के पीछे से चीका आ जाता है, और भाई चीका तो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। तो ज़राकी कंफ्यूज था उसको देखते हुए। तो ज़राकी उससे पूछता है कि भाई तू इतना ज़्यादा चमक क्यों रहा है। तो जो अपना चीका रहता है ना, वो ज़राकी को बोलता है मैंने फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर ली थी। ये जो हिसागी है ना, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मास्टर, ये मेरे सामने टिक भी नहीं पाया। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा था, तो मैं वापस से स्क्वाड कैंप के अंदर चला गया। वहाँ मैंने नहा धो लिया और नए कपड़े पहन के मैं वापस आ गया। अब ये सब चीज़ें सुन के जो अपना ज़राकी है ना, वो इरिटेट हो जाता है। ज़राकी उसे बोलता है कि ये सब चीज़ें छोड़ो, मुझे रास्ता बताओ, मुझे फाइट करनी। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ज़िडानगो को दिखाया जाता है। भाई को भूल तो नहीं गए, अपने एपिसोड 21-22 में आया था, इचिगो के साथ फाइट करी थी भाई ने, फिर इसका कुत्ता बना दिया था अपने गी इचिमारू ने। ये वही भाई है। सो भाई लोग, हमें ये पता चलता है कि लास्ट इंसिडेंट की वजह से जो अपना ज़िडानगो रहता है ना, वो बेहोश हो गया था। और जैसे ही भाई को होश आता है ना, तो ये जो विलेजर्स रहते हैं ये उसको एक्सप्लेन करते कि भाई तेरी हालत क्या थी और तू कितना ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। देखो ओरेहिमे नाम की एक लड़की ने हील किया था, तो तुझे उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो जो अपना ज़िडानगो रहता है ना, उसको याद आता है इचिगो और उसकी टीम के बारे में। फिर अपना ज़िडानगो उनसे पूछता है विलेजर्स से कि भाई इचिगो और उनकी टीम गई तो गई किधर है। तो वो विलेजर्स उसको बताते हैं वो लोग तो सिटी के अंदर एंटर हो गए और उन्हें तो 5 दिन हो गए सिटी के अंदर घुसे हुए। ये बात सुन के जो अपना ज़िडानगो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वरी करने लग जाता है इचिगो और उसके फ्रेंड्स के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर कोकाकू शिबा आ जाती है। वो उसे बोलती है कि मैं सिटी के अंदर जा रही हूँ, तो अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो जो अपना ज़िडानगो रहता है ना, उसकी बात से एग्री कर जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाता है, और वो दोनों साथ में सिटी के अंदर जाने लग जाते हैं। कोकाकू शिबा का जो प्लान था ना, वो ये था कि वो सिटी के अंदर जाएंगी और अपने जो भाई है ना उसकी कंडीशन देख कर आएंगी वो ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी योरोइची और कैप्टन सोई है ना, उन दोनों के बीच में फाइट चल रही थी। और दोनों इस तरीके से लड़ रहे थे कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा खुंदस भरी, मतलब वो बोलते ना कि दो जानी दुश्मन लड़ रहे, उस टाइप के मतलब तरीके में लड़ रहे थे ये लोग। तभी योरोइची बोलती है छोटी बच्ची तुम तो काफ़ी ज़्यादा सीख गई हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने इतनी देर तक टिक जाऊंगी, लेकिन मैं इंप्रेस हुई तुम्हारी टेक्निक देख के। मुझे आज भी याद है वो मोमेंट्स जब तुम मेरे पीछे पीछे घुमा करती थी और मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए मरती थी। तुम तो मेरी एक फैन जैसी थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब मेरे से इतनी ज़्यादा क्यों चिड़ी हुई हो तुम। ये सब सुन के जो कैप्टन सोईफोन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चटक जाती है। भाई मतलब उसका गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या पता मैंने कितना स्ट्रगल किया, तुम्हें क्या पता कि मैंने कितनी प्रॉब्लम्स उठाई, तुम तो बस बिट्रेयल करके भाग गई थी सोल सोसाइटी को, लेकिन असली प्रॉब्लम्स तो मैंने झेली है। ये लोग तो ऐसे कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे भाई लोग। मैं तुमको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये जो योरोइची है ना, जब ये सोल सोसाइटी के अंदर थी, तो ये जो अपनी कैप्टन सोईफोन है ना, ये उसको काफ़ी ज़्यादा आइडलाइज करती थी और उसको फॉलो करती थी, यानी कि उसको योरोइची जैसा बनना था। लेकिन जब अपनी योरोइची ने सोल सोसाइटी को बिट्रे किया ना, तो ये जो कैप्टन सोई है सब इसको भी एकदम प्रॉब्लम की तरह देखते थे और इसको भी ब्लेम करते थे कि तू भी बड़े होकर अपने कैप्टन जैसे बनेंगी और सोल सोसाइटी को बिट्रे कर देंगी। अब योरोइची जो रहती है ना, वो तो सीरियस हो ही गई थी ये सब सुन के, लेकिन जो अपने कैप्टन सोईफोन है ना, वो आगे बोलते हुए कंटिन्यू करती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी है योरोइची, तुम्हारी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लेमिंग झेली है, लेकिन अब मैं इस ब्लेमिंग का अपने ऊपर से हटाने वाली हूँ, जब मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। इतना बोलने के साथ ही जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो स्टेप फोर्स के जो सोल्जर्स रहते हैं उनको बुला लेती है, जिनको देख के जो योरोइची रहती है ना, वो सोचती है कि भाई पुराने दोस्तों से मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इनको जल्दी निपटाना होगा। तो जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखाती है और अपनी स्पीड के साथ जितने स्टेप फोर्स के ये सोल्जर्स थे ना, इनको एक बारी में निपटा देती है। अब ये सब सुन के जो कैप्टन सोईफोन है ना, उनको आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और वो सडनली योरोइची के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो भी कुछ कम नहीं रहती, वो बड़े आराम
आराम से इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। फिर ये दोनों जो लड़कियां रहते हैं ना, वो अपने पंजों के साथ फाइट करने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि दो पागल बिल्लियां एक दूसरे के साथ फाइट कर रही है। अब इनके बीच में इसी तरीके से फाइट चल रही होती है, तो फिर बाद में जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो एक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो योरोइची रहती है ना, उसको छोटी सी इंजरी होती है और उसका थोड़ा सा खून निकल जाता है। इसको देख के जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है। वो अपने मन में सोचती है कि मेरी जो सबऑर्डिनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, वो मुझे टक्कर देने लग गई। वाओ यार, ये तो काफ़ी इंप्रेसिंग चीज़ है। लेकिन इतना ही मौका चाहिए था अपनी कैप्टन सोईफोन को। यहाँ पर जो योरोइची है ना, उसका ध्यान भटक गया था फाइट से। तो जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो सडनली योरोइची के पीछे आ जाती है और उसके गले पे अपनी ज़ेम्पाटो रख देती है। और फिर वो अपनी ज़ेम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म यानी कि उसकी शिकाई एक्टिवेट कर देती है। और इसी के साथ जो कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो अपना पहला अटैक कर देती है, जिसकी वजह से योरोइची को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है और योरोइची की जो चेस्ट है ना, उसके ऊपर एक बटरफ्लाई मार्क बन जाता है। अब ये सब देख के जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो सीरियस हो जाती है और भाई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तभी जो अपनी सोईफोन रहती है ना, वो होशियारी मारते हुए बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी ज़ेम्पाटो कितनी ज़्यादा स्पेशल है, तुम्हें तो इसकी पावर का अंदाज़ा होगा ना योरोइची। और जबकि मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर अपना डेथ मार्क छोड़ दिया, यानी कि अपना बटरफ्लाई मार्क, तो अब मैं बस के ऊपर अगर अपना सेकंड अटैक कर दूं ना, तो तुम निपट जाओगी। तो तुम मरने के लिए तैयार हो ना योरोइची। अब ये सब देख के जो योरोइची है ना, वो सोचती है यहाँ से भागने ही सही होगा। तो जो अपनी योरोइची है ना, वो अपनी फुल स्पीड में यहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन जो कैप्टन सोईफोन थी ना, वो भी कुछ कम नहीं थी, वो भी योरोइची के बराबर उसकी ही स्पीड में भाग रही होती है यहाँ से। अब कैप्टन सोईफोन बोलती है कि योरोइची तुम अपनी मौत से नहीं भाग सकती, आज मैं तुम्हें सजा दे के रहूंगी। इतने ही बोलने के साथ जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो अपना सेकंड बटरफ्लाई मार्क योरोइची के शोल्डर के ऊपर लगा देती है। अब बस कैप्टन सोईफोन को दोनों में से कोई एक जो मार्क है ना, उसके ऊपर अपना अटैक करना है, जिसकी वजह से जो योरोइची है ना, उसका तो गेम ओवर हो ही जाएगा। अब योरोइची एक खाली जगह पे आके पूरी तरीके से ट्रैप हो जाती है और वहाँ पर कैप्टन सोईफोन भी आ जाती है। कैप्टन सोईफोन उसे बोलती है कि अब तुम फंस चुकी हो योरोइची, अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, मैं तुम्हें मार करना अपने जो बदला है वो पूरी तरीके से ले लूंगी। तुम्हें पता ही योरोइची, मैंने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेली है। मुझे पास हर दिन कोई आता था, मुझे ब्लेम करता था कि तेरी मास्टर कितनी बेकार है, उसने सोल सोसाइटी को बिट्रे किया, मेरी लाइफ तुमने जहन्नुम बना दी थी। आज मैं उन सारी चीज़ों का तुमसे बदला लूंगी। मैं हर दिन ट्रेनिंग करती थी, हर दिन मैंने बहुत मेहनत करी है कि बस एक मौके के लिए कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं, और आज वो दिन है, आज का दिन मैं जाने नहीं दूंगी योरोइची। अब ये सब सुन के जो योरोइची रहता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। योरोइची बोलती है कि तुम्हें क्या सच में लगता है तुम मुझे मार सकती हो? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, तो अब मार के दिखा दो मुझे, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें आज जो भी आता है वो तुम्हें किसने सिखाया? मैंने सिखाया, और मुझे पता है कि तुम्हें कैसे हराना है। तो अब तुम देखोगी असली योरोइची की पावर। अब जो अपनी योरोइची है ना, अपनी एक स्किल एक्टिवेट कर देती है, जिसकी मदद से योरोइची की बॉडी से एकदम ठंडर टाइप का ऑरा निकलने लग जाता है और उसके जो अपर क्लॉथ्स है ना, उसकी वजह से जल के नीचे गिर जाते हैं। अब ये सब देख के जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शौक रहती है, क्योंकि ये चीज़ तो योरोइची ने उसे कभी सिखाई नहीं थी। और इसी के साथ जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो एक तगड़ा ठंडर अटैक कर देती है अपनी कैप्टन सोईफोन के ऊपर, और एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ स्पार्कल्स निकलने लग जाते हैं। सो भाई लोग, जैसे कि तुम लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट किया था योरोइची ने, जिसकी वजह से ना यहाँ का जो पूरा का पूरा एरिया है ना, वो पूरा जल चुका था। अब जब धुआं हट आता है ना उस ब्लास्ट का, तो हमें ये पता चलता है कि जो कैप्टन सोईफोन है ना, उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो जो ब्लास्ट था ना, उसकी वजह से आसपास की जो जगह वहाँ पर ज़्यादा डैमेज पहुँचा था। फिर हमें योरोइची की तरफ से ये पता चलता है कि जो योरोइची थी ना, उसने जो उसका अटैक है वो लास्ट टाइम में उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से जो डैमेज है ना, वो कैप्टन सोईफोन को ना पहुंचे और जो उसके आसपास की जगह है ना, वो जल जाए। इनडायरेक्टली जो अपनी योरोइची है ना, वो अपनी लिटिल स्टूडेंट को बचा रही है। लेकिन ये सब देख के जो अपनी लिटिल स्टूडेंट यानी कि कैप्टन सोईफोन है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि जो योरोइची है ना, अभी भी उसे एक बच्ची के समान ट्रीट कर रही है। कैप्टन सोईफोन का जो गुस्सा था ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और अपने गुस्से के चक्कर में वो एक और अटैक कर देती है योरोइची के ऊपर। लेकिन जो योरोइची रहती है ना, वो उसका जो पंजा रहता है उसको अपने हाथ से दबा लेती है, जिसकी वजह से जो कैप्टन सोईफोन है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि हम दोनों के जो पावर लेवल है उसके बीच में कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। अब कैप्टन सोईफोन बोलती है, मैंने दिन रात एक कर दिया, मैं हर दिन ट्रेनिंग करती थी, मेरा सिर्फ एक गोल था कि मुझे योरोइची को हराना है और उसको जान से मारना है। लेकिन आज जो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पावर लेवल तुमसे काफ़ी ज़्यादा कम है। ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं अभी तक। अब हमें कैप्टन सोईफोन और योरोइची का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी कैप्टन सोईफोन थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी बच्ची थी। तभी उसके फादर बोलते, ये जो योरोइची तुम देख रही हो ना, ये हमारी प्रिंसेस है और हमारा जो धर्म है वो है इसकी सेवा करना। और भाई लोग,
स्पेशल मेंशन, ये जो योरोइची है ना, ये शिहोइन क्लैन की प्रिंसेस है। मतलब इसका जो क्लैन है ना, उसका नाम है शिहोइन। अब वो उसके फादर का जो वॉइस ओवर है ना, वो कंटिन्यू होता है। उसके फादर बोल रहे होते जो योरोइची है ना, वो हमारी क्वीन है और हमारा सिर्फ इतना काम है उनकी सेवा करना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा काम है उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी केयर करना और उनकी सेवा करना दिन रात। और ये फर्स्ट दिन था जब अपनी कैप्टन सोईफोन ने योरोइची को देखा था। और इस दिन के बाद से जो कैप्टन सोईफोन है ना, उसने योरोइची को अपना आइडल मान लिया था और भाई अपनी क्वीन मान लिया था। अब हमें नरेट करते हुए बताया जाता है कि जो कैप्टन सोईफोन का क्लैन है ना, वो बहुत टाइम पहले से ही काम करते आ रहा है योरोइची की फैमिली क्लैन को। मतलब शिहोई क्लैन जो है ना, वो इनको काम देता था। और जो अपने फ़ोन क्लैन का काम रहता था ना मेजर, वो था असैसिनेशन और किसी को मार डालना। अब ऐसे ही जो अपनी कैप्टन सोईफोन है ना, उसकी भी ट्रेनिंग चलती है और उसे भी असैसिनेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर वो एक मतलब वॉर मशीन पूरी बन जाती है। अब एक दिन ऐसे ही जो अपनी कैप्टन सोईफोन है ना, वो अपने मतलब क्रू मेंबर या टीममेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट की। तो वो जो ट्रेनिंग देख के जो अपनी योरोइची है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है। तो वो भी फाइट में कूद जाती है और वो बोलती है कि मुझे कैप्टन सोईफोन के साथ फाइट करनी है। कैप्टन नहीं, मतलब सोईफोन के साथ फाइट करनी है। लेकिन जो अपनी सोईफोन रहती है ना, वो नील डाउन हो जाती है और वो बोलती है कि मैं मेरी क्वीन के साथ फाइट नहीं कर सकती, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब इस इंसिडेंट के बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो स्क्वाड सेकंड को ज्वाइन कर लेती है और उसकी कैप्टन तो तुम लोग को पता ही होगा, जो है अपनी योरोइची। मतलब वो बन चुकी है अब योरोइची की लूटिनेंट। अब जो अपनी सोईफोन है ना, वो योरोइची के स्क्वाड में जाके काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो योरोइची को बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली ट्रीट करने लग जाती है कि क्वीन मैं आपके लिए ये काम कर देती हूँ, क्वीन हेलो हाय, ऐसे फॉर्मल वे में वो योरोइची को ट्रीट कर रही होती है। लेकिन जो योरोइची थी ना, वो उसे बोलती है इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब टीममेट्स हैं, यानी कि हम सब फ्रेंड्स हुए, तुम मुझे लेडी योरोइची बोल सकती हो। ये सब सुन के जो अपनी सोईफोन है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और फिर जो सोईफोन और योरोइची का बॉन्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो दोनों साथ में मिशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो अपनी योरोइची रहती है ना, वो सोईफोन को अपनी छोटी बहन मान लेती है। ये दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं। मतलब एकदम वो बहनों वाली बातें होती है ना, उन दोनों के बीच में वैसी हो गई थी। अब एक दिन होता ही है कि जो योरोइची रहती है ना, वो सोईफोन को रियल हॉलो की लोकेशन पे लेके जाती है और उसे सिखाती है कि हॉलो को टैकल कैसे किया जाता है। स्टार्टिंग में तो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो अटैक करने जाती है हॉलो के ऊपर, लेकिन वो हॉलो के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। हॉलो उसको पकड़ लेता है और उसको खाने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर योरोइची आ जाती है और योरोइची एक झटके में हॉलो को निपटा देती है और अपनी कैप्टन सोईफोन को बचा लेती है। ये इंसिडेंट के बाद जो अपनी कैप्टन सोईफोन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसका जो काम है वो है योरोइची को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, योरोइची उल्टा इसको प्रोटेक्ट कर रही है। और ये सब उसके क्लैन के रूल्स के खिलाफ था कि उसको मास्टर को प्रोटेक्ट करना है, ना कि मास्टर उसको प्रोटेक्ट करे। सो इस बात को सोच के जो अपनी सोईफोन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी इस मौके पर। इसके बाद जो अपनी कैप्टन सोईफोन है ना, वो जंगल में चल जाती है अकेले ट्रेनिंग करने, और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लग जाती है। ये जो ट्रेनिंग है योरोइची भी देख लेती है और योरोइची उसके पीछे आके उसको बोलती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन जो सोईफोन रहती है ना, वो उस बात पर अड़ी रहती है कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। तो जो योरोइची रहती है ना, वो बोलती है ठीक है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना, लेकिन अभी के लिए आराम कर लो। अब जो योरोइची रहती है ना, वो तो सोईफोन को अपनी बहन की तरह ट्रीट करती है, लेकिन जो सोईफोन रहती है ना, उसके मन में योरोइची के लिए थोड़ी अलग ही टाइप की फीलिंग्स आ जाती है। अब ये फीलिंग भाई लोग मैं तुम्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मीन्स रोमांटिक फीलिंग आ जाती है, ऐसा कुछ समझ लो तुम। अब हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारी सोईफोन है ना, उसे न्यूज़ मिलती है कि योरोइची ने सोल सोसाइटी को बिट्रे कर दिया और वो ह्यूमन वर्ल्ड में भाग चुकी है। सो ये बात सुन के जो योरोइची ने अपनी सोईफोन है, उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट जाती है। अब इस बिट्रेयल की वजह से जो अपनी सोईफोन है ना, वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर जो अपनी कैप्टन सोईफोन रहती है ना, वो सच में रो रही होती है। अब रोते हुए वो पूछती है, योरोइची तुमने जब बिट्रे किया था ना सोल सोसाइटी को, सारे लोग मुझ पर ब्लेम कर रहे थे, काश तुम मुझे अपने साथ लेके गई होती। अगर तुम बिट्रे करना ही चाहती थी तो मुझे भी अपने साथ ले जा लेती, मैं तुम्हारा साथ देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी योरोइची। लेकिन योरोइची का इस बात के ऊपर कोई जवाब नहीं होता है, वो एकदम साइलेंट खड़ी होती है उस मोमेंट पर। अब भाई लोग यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ईबा और अपनी इकाकू है ना, उसकी फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों ने तो अपनी फाइट कर ही ली थी, लेकिन ये लोग पेड़ के नीचे बैठे थे और मस्त चिल कर रहे थे। जो अपना कीबा रहता है ना, उसके हाथ में रहती है एक वो ड्रिंक की बॉटल, जिसके अंदर जो इनका वो सोजू टाइप का ड्रिंक रहता है ना, जापानीज वाला, वो ये लोग पी रहे होते मस्त चिल करते हुए। तभी जो इकाकू रहता है ना, वो बोलता है, वैसे तो हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं तुझसे हमेशा गुस्सा रहूँगा। वो बात यह है कि तूने हमारा स्क्वाड क्यों छोड़ा और उसका स्क्वाड जाके क्यों ज्वाइन कर लिया।
उसका मतलब कोमामुरा का स्क्वाड। लेकिन ईबा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है, वो तो बस शांति से अपनी वो साके रहती है ना उसको पी रहा होता है। अब होता ये कि जो ईबा रहता है ना उसकी जो साके वो हो जाती है ख़त्म, जिसको देख के जो अपना इकाकू रहता है ना वो आ जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। उसको लग रहा था कि इसने ना कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और इसने मेरे हिस्से का भी ड्रिंक कर लिया है। ये चीज़ें बोल के जो अपना इकाकू रहता है ना वो अपनी ज़ेम्पाटो उठा लेता है और उसको बोलता है तू भी अपनी स्वाड उठा ले और आजा मेरे से फाइट कर, मैं तुझे बताता हूँ ज़्यादा ड्रिंक करने का मतलब क्या होता है। अब ये दोनों ही अपनी ज़ेम्पाटो उठा लेते और फाइट करने जा ही रहे होते, तभी होता ये कि इन दोनों को एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है। तभी काकू बोलता है ये स्पिरिचुअल प्रेशर मुझे पता है, मैंने इस बंदे के साथ फाइट करी थी, ये तो इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर है। फिर हमें इचिगो दिखाया जाता है जो कि कैप्टन कुचिकी के साथ वो हिल टॉप के ऊपर फाइट कर रहा होता है। इचिगो बहुत देर से कैप्टन कुचिकी के साथ फाइट कर रहा था और इचिगो को ऐसा लग रहा था कि जो कैप्टन कुचिकी है ना अभी भी उसको हल्के में ले रहा है। तो इचिगो गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है कि दम है तो अपनी बंकाई रिलीज करो और उसके साथ मुझसे फाइट करो, मुझे इस फाइट में मजा नहीं आ रहा है। इचिगो की जो बात है ना उसको कैप्टन कुचिकी बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वो अपना उल्टा शिकाई को लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ मिनी साइज की फ्लावर ब्लेड्स आ जाती है और वो इचिगो की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन जो इचिगो रहता है ना वो अपनी ज़ेम्पाटो की पावर का यूज़ करता है और एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो अटैक है ना वो कैप्टन कुचिकी का फेल हो जाता है। इस अटैक के बाद जो कैप्टन कुचिकी है ना उनके हाथ से ब्लड आने लग जाता है और तभी जो अपना इचिगो रहता है ना वो फुल स्वैग में बोलता है कि अब अपनी बंकाई लॉन्च करो, अगर तुम अभी भी नहीं करोगे ना तो अगले अटैक में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 57 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।